हेलो बच्चों, मैं अंकित वर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिकली बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा था और वर्नर्स थ्योरी को ब्रीफली डिस्कस किया था। देन हमने अपने सेकंड लेक्चर में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखा था तथा कुछ सेट ऑफ रूल्स देखे थे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग में हमें हेल्पफुल थे। बेसिकली हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम उन रूल्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारा जैसे कि हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था K3 FeCl6। इसमें हमने ये भी बताया था कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन एंड दिस वन इज काउंटर आयन। काउंटर आयन ये हमने अपनी सबसे फर्स्ट क्लास में देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, दूसरा हमारा काउंटर आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है ये कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है, तथा जो हमारा काउंटर आयन होता है वो भी कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। तो हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स देखे थे कि कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो हम वर्बली वो रूल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट रूल ये कहता था कि जैसे कि हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो आयनिक फॉर्म में है, इसमें एक कैटायन है एक एनायन है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हों जो नॉन आयनिक फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल VCO5 ये हमारा नॉन आयनिक कंपाउंड है। देन हमने दोनों के कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, हमने उन रूल को डिस्कस किया हुआ था। हमारा फर्स्ट रूल ये कहता था कि यदि कंपाउंड हमारा आयनिक फॉर्म में है, देन हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे हम सिंपल सॉल्ट का नाम लिखते हैं, जैसे हमारे पास सिंपल सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, तो उसमें सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, देन हम उसके बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक फॉर्म में है, देन हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, देन स्पेस देंगे, उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। अब हमारे पास कैटायन जो होता है वो सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स आयन भी कैटायन हो सकता है, या फिर जो हमारा एनायन भी है वो भी सिंपल हो सकता है, सिंपल एनायन हो सकता है या कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कि हम आयनिक कंपाउंड को कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यदि हमारा नॉन आयनिक फॉर्म में कोई कंपाउंड है, उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो उसके आईयूपीएसी नेम को हम वन वर्ड वन वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। हम कोई भी स्पेस नहीं देंगे और स्मॉल लेटर में लिखेंगे। देन अब हम हमारा सेकंड रूल ये कहता था कि जैसे हमने कॉम्प्लेक्स आयन है तो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसमें मेनली दो स्पीसीज होती हैं। एक तो हमारा लिगेंड होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। हमने डिस्कस किया था कि लिगेंड क्या होता है और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। देन हम इसमें किसका कॉम्प्लेक्स आयन में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स आयन में हम सबसे पहले अपने लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड का नाम लिखेंगे और किस ऑर्डर में लिखेंगे, तो हम लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मतलब जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे तो हमारे पास जो न्यूमरल प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 साइनाइड हुए हैं, तो 6 साइनाइड के लिए हम न्यूमरल प्रीफिक्स हेक्सा का यूज करते हैं। देन हम जब भी कभी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो हेक्सा जो न्यूमरल प्रीफिक्स होते हैं उनको इग्नोर कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर साइनाइड है, यदि एक हमारे पास एमीन होता, तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हम नाम एमीन का लिखते हैं। जैसे अमोनिया एज अ लिगेंड एक्ट करता, देन उसके बाद हम साइनाइड का नाम लिखते हैं जो साइनो भी होता है और साइनाइडो भी होता है। देन ये तो बात हो गई कि हम देन उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे। एक बार हमने लिगेंड का नाम लिख दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी हमारे लिगेंड थे, और लिगेंड के नाम से पहले उनके न्यूमरल प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था।
न्यूमरल प्रीफिक्स जैसे कि 2 लिगैंड है तो उनके लिए हम डाई का यूज़ करेंगे। यदि 3 है तो उनके लिए हम ट्राई का यूज़ करेंगे। यदि 4 सेम टाइप के लिगैंड है तो उनके लिए हम टेट्रा का यूज़ करेंगे। सेम टाइप के 5 लिगैंड है तो उनके लिए हम पेंटा का यूज़ करेंगे। हमने ये भी देखा था। हमने ये भी देखा था जैसे कि हमारे पास कोई लिगैंड है जिसमें पहले से ही डाई आ रहा है या कोई हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक लिगैंड है। उसके लिए हम यदि वो 2 है तो उसके लिए हम बिस का यूज़ करेंगे। यदि वो 3 है तो हम उसके लिए किस का यूज़ करेंगे। यदि वो 4 हैं तो उसके लिए हम टेट्रा किस का यूज़ करेंगे एंड सो ऑन पेंटा किस 5 के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक बार हमने जब लिगैंड का नाम लिख दिया है, देन हम उसके बाद नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम के नाम में हमने ये बताया था कि यदि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक है या फिर नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक है, देन हम जो सेंट्रल मेटल एटम का जो कॉमन नेम होता है वही लिखेंगे। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनायनिक है, एनायनिक मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, देन हम जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा उसका हम कॉमन नेम नहीं यूज करेंगे बल्कि उसका नेम 8 से एंड हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि कैसे किसी सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 को ऐड करते हैं। कुछ के हमारे पास रूल ये था कि उनके नेम में जैसे उनका लैटिन नाम होता था उसमें 8 ऐड कर देते थे। देन और सेंट्रल मेटल एटम के बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो बेसिकली हमने यही डिस्कस किया था अपने सेकंड लेक्चर में। यदि आपको इसे बहुत क्लियरली समझना है तो आप हमारा सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इनका नेम कैसे लिखेंगे वही डिस्कस करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है और बोर्ड में आप यकीन मानिए कि क्लास 12th के बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स की आईयूपीएससी नेमिंग आती है। आपको कंपाउंड दिया जाएगा, आईयूपीएससी नेम लिखना होगा या फिर आईयूपीएससी नेम दे दिया जाएगा तो कंपाउंड हमें लिखना होगा। बहुत आसान होने वाला है आज का सेशन। यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको बोर्ड में आपसे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि हम बोर्ड से भी अच्छे लेवल के आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अभी देखने वाले हैं जिससे आपको नीट है, सीयूटी यूजी है, आईआईटी जेईई मेंस है, उसके भी जो भी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स आए हुए होंगे वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। जैसे कि हमने पहला अपना एग्जांपल लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कोबाल्ट है। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है कोबाल्ट है, देन अमोनिया लिगैंड है, 4 लिगैंड है अमोनिया के एंड वाटर है। वाटर के लिए हम एक्वा का यूज करेंगे एंड 2 है, देन हमारे पास क्लोराइड है। तो इसका आईयूपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें ये देखेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायनिक है कि एनायनिक है। बहुत आसान है, जैसे कि हमने NaCl को देखा है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। जब किसी भी हम सॉल्ट का नेम लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले कैटायन को लिखते हैं, फिर बाद में एनायन को लिखते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कैटायन है। सेकंड वन हमारा क्या है, सेकंड वन हमारा एनायन है। दो पार्ट है, एक कैटायन है और एक एनायन है। तो ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, बेसिकली फर्स्ट पार्ट हमारा कैटायन है और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, एनायन है। देन हमें ये पता चल गया कि हमारा कैटायनिक जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायनिक है, यानी कि जब हम सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे तो हमें उसके नाम में एक ऐड करने की कोई नीड नहीं है बल्कि उसका हम केवल कॉमन नेम ही लिख देंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन में भी हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में हम किसका नेम लिखेंगे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बेटा हम लिगैंड का नाम लिखेंगे। तो लिगैंड यहाँ पर 2 टाइप्स के लिगैंड है, एक तो अमोनिया है, दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। तो अमोनिया है और वाटर मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया के लिए हम किसका यूज करते हैं, अमोनिया के लिए हम एमीन का यूज करते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया जब एज अ लिगैंड एक्ट करेगा देन हम इसके लिए एमीन का यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर के लिए हम एक्वा का यूज करेंगे। तो आप हमें एक मिनट आप सोचिए कि हम किसके लिए यूज करें। देखो यहाँ पर ए तो सेम हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। देन हम नेक्स्ट वेरिएबल पर जाएंगे तो एक एम है और एक क्यू आता है उसके बाद। यदि हम देखें कौन कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, एम आएगा क्यू आएगा, तो हमें पता है कि सबसे पहले एम आएगा। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हम सबसे पहले नाम एमीन का लिखेंगे। देन हम उसके बाद नाम वाटर का लिखेंगे, एक्वा का लिखेंगे। यदि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे
ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास अमोनिया जो लिगैंड है वो 4 लिगैंड है बेसिकली, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम उसके लिए 4 लिगैंड है तो 4 के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? 4 के लिए हम टेट्रा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विदाउट स्पेस लिखेंगे, हमें कोई भी स्पेस नहीं देना है। डाई, डाई, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल 2 हैं जिसके लिए हम डाई का यूज़ करेंगे। देन हम उसके बाद यूज़ करेंगे एक्वा का, एक्वा का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? टेट्राएमीन डाई एक्वा। यहाँ तक हमने इस पोर्शन का नाम लिख लिया, लिगैंड हमारे कंप्लीट हो गए। देन अब हम नाम लिखेंगे अपने सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? हमारे पास बेसिकली कोबाल्ट है। कोबाल्ट के लिए हम कोबाल्ट का एज सच नाम यूज़ कर लेंगे। यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट जो हमारा है वो एनायनिक होता, तो हम कोबाल्टेट यूज़ करते हैं। देन हम यहाँ पर लिख देंगे कोबाल्ट। यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे और इसमें हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है कोबाल्ट की, हम वो बाद में लिखेंगे। देन हम उसके बाद यहाँ पर नाम लिखेंगे हमारे अपना काउंटर आयन जो हमारे पास है, एनायनिक पार्ट है। तो देखिए बेटा, कैटायन और एनायन में स्पेस देकर लिखा जाता है। सभी स्मॉल लेटर में लिखेंगे लेकिन हम स्पेस देकर लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ये क्या है? ये हमारा क्लोराइड आयन है। हमने आपको ये भी बताया था जब हमारा कोई एनायन है वो एज अ लिगैंड एक्ट करेगा, तो उसमें तो आइडो जो उसका नेम जो हो जाए, जैसे यहाँ पर क्लोराइड था तो इसका नेम हम क्लोराइड नहीं लिखते बल्कि इसका नेम हम क्लोराइडो लिखते। यदि ये एज अ लिगैंड एक्ट करता, एज अ लिगैंड एक्ट करता तो हम इसका नेम क्लोराइडो लिखते। लेकिन एज अ लिगैंड नहीं एक्ट कर रहा है बेटा, बल्कि ये एज अ काउंटर आयन है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर है। देन हम इसका नेम क्या लिखेंगे? इसका नेम हम एज सच लिख देंगे, जो हमारे पास होता है क्लोराइड लिख देंगे। और हमने ये भी बताया था जो काउंटर आयन होते हैं उसके कभी भी हम न्यूमरल प्रीफिक्स को नहीं लिखते हैं। ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी काउंटर आयन जो होगा उसके कभी भी न्यूमरल प्रीफिक्स को नहीं लिखेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। तो थोड़ा स्पेस देंगे, देन उसके बाद हम लिख देंगे क्लोराइड हो गया। बेटा अब हमें यहाँ पर इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम ये एज्यूम कर लेंगे कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। मान लिया हमने एक्स है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट अस हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स है। देन हमारे पास हमें पता है कि अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। अमोनिया न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0 × 4 हो जाएगा। और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है वो भी न्यूट्रल होता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल 0 + 2 हो जाएगा। देन हमारे पास 3 क्लोराइड है। हमें बेटा ये भी पता है कि जो क्लोराइड आयन होता है उस पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास 3 है, तो 3 × -1 हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा पूरा मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। देखिए बेटा, आपको यहाँ पर यह समझ में आना चाहिए कि हमारे पास ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। तो हमने 0 से इक्वेट कर दिया। हमने यहाँ पर माना कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कि जो उस पर चार्ज है वो x है। वाटर अमोनिया मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है, तो उसको 0 × 4 कर दिया। तथा दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी हमारा न्यूट्रल होता है, तो उस पर 0 यूनिट का चार्ज हो जाएगा, 0 × 2 कर दिया। फिर हमारे पास क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन पर -1 यूनिट का चार्ज होता है, और हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि हम इसको, ये हमारी बेसिक बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है। यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? हम 3 को उधर भेज देंगे। भाई इधर 3 क्या हो जाएगा? 3 × -1 है, तो -3 हो जाएगा। जब इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +3। यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहाँ पर कितनी आई? तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +3। +3 आई है, तो हम 3 को कैसे लिखेंगे? हमने आपको ये भी बताया था कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर रोमन नंबर में लिख देंगे प्लस, रोमन नंबर में लिख देंगे 3। ठीक है ना? तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए। भाई यहाँ पर हमारे पास क्या था? हमारे पास एक लिगैंड था, 2 टाइप्स के लिगेंड थे, एक अमोनिया था, दूसरा वाटर था। अमोनिया के लिए हम स्पेशल नेम यूज करते हैं एमीन, जो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो हमने लिख दिया टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं।
जैसे यहाँ पर बेटा हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ पर कौन-सा लिगैंड है? तो यहाँ पर हमारे पास है, एक तो हमारे पास अमोनिया है। इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे तो हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायनिक है और जो हमारा काउंटर आयन है वो एनायनिक है। देन हम इसका सेम सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस किया है उसी तरह बेटा हम इसका भी नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल आइटम क्या है बेटा? प्लेटिनम है। आप यहाँ पर देखिए सेंट्रल मेटल आइटम क्या है? प्लेटिनम है। देन हमारे पास लिगैंड कौन सा है? तो हमारे पास अमोनिया लिगैंड है जिसके 2 मॉलिक्यूल हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है। देन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है भाई? NH2 है और CH3 है। तो NH2 और CH3 है तो इसका नेम क्या हो जाएगा भाई? मेथाइल एमीन हो जाएगा। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथाइल एमीन हो जाएगा। इसके बेटा 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पर और 3 हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास क्लोराइड है। 3 क्लोराइड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन है, एक क्लोराइड हमारा बाहर है, आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन है, वो काउंटर आयन की तरह एक्ट करेगा। तो बेटा अब हमारे पास यहाँ पर 3 लिगैंड हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया है, सेकंड वन हमारे पास है मिथाइल अमीन एंड मिथाइल अमीन है एंड थर्ड वन हमारा क्लोराइड है। तो इसके लिए हम क्या नेम यूज करेंगे? जब इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, अमोनिया के लिए हम बेटा क्या यूज करते हैं? अमोनिया के लिए हम एमीन का यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिथाइल अमीन है। तो इसका क्या नेम हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल एमीन हो जाएगा। बेटा हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास क्लोराइड है। ये जब एज अ लिगैंड एक्ट होगा तो बेटा हमारे पास ये एज अ लिगैंड जब एक्ट होगा तो इस पर एज अ लिगैंड जब ये एक्ट होगा तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे? इसका नेम हम क्लोराइडो लिखेंगे। ठीक है बेटा। देखिए यदि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ए आएगा। देन हमारे पास उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद सी आ जाएगा, देन एम आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बेटा किसका नाम लिखेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे अमोनिया का, जिसको हम एमीन कहते हैं। तो हम सबसे पहले एमीन लिखेंगे। एमीन हमारे पास कितने हैं भाई? अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं? इस एग्जांपल में हमारे पास 2 हैं। तो हम लिखेंगे इसका डाई एमीन, डाई एमीन। देन उसके बाद हम किसका नेम लिखेंगे? तो उसके बाद हम लिखेंगे अब हमारे पास क्लोराइडो है। क्लोराइडो कितने हैं? हमारे पास 3 क्लोराइड आयन है तो हम लिखेंगे ट्राई क्लोराइडो। ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर डाई एमीन ट्राई क्लोराइडो। तो हम उसके बाद किसका नेम लिखेंगे? उसके बाद हम नेम लिखेंगे मिथाइल एमीन का, हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल एमीन हो जाएगा। तो हमारे पास हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? हमने अपने कॉम्प्लेक्स पार्ट में केवल लिगैंड का नाम नेम लिख लिया है। लिगैंड के नेम के बाद हम लिखेंगे अपने सेंट्रल मेटल एटम का नेम। 1 मिनट हम बेटा इसको अब इरेज कर देते हैं। वन सेकेंड। देन हम इसके बाद बेटा नेम लिखेंगे अपना सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल बेटा हमारे पास प्लेटिनम है तो इसका नेम हम प्लेटिनम लिखेंगे।
अब इसके नेम में 8 नहीं ऐड करेंगे, क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटायनिक है, और जब भी कैटायनिक होगा या फिर नॉन आयनिक होगा, देन हम कभी भी सेंट्रल मेटल आइटम के नेम में 8 ऐड नहीं करेंगे। इसका नेम हो जाएगा बेटा प्लेटिनम। मिथाइल अमीन, देन हम लिखेंगे प्लेटिनम। विदाउट स्पेस बेटा लिखेंगे प्लेटिनम, देन हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी। हम छोटे ब्रैकेट में इसकी, स्मॉल ब्रैकेट में हम इसकी क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, देन हम उसके बाद लिख देंगे हमारा जो काउंटर आयन है। काउंटर आयन क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो हम काउंटर आयन और जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, देन हम लिख देंगे क्लोराइड। अब बेटा हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। बेटा प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने लेट अस एज्यूम कर लिया कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस एग्जांपल में कितनी है। मान लिया हमने यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? x है। हमें पता है कि जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे होता है? अमोनिया हमारा न्यूट्रल होता है। अमोनिया के लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 × 0 प्लस दूसरा हमारे पास क्या है? मिथाइल अमीन है। मिथाइल अमीन एक मॉलिक्यूल है, वो भी हमारा न्यूट्रल बेटा मॉलिक्यूल होता है, तो 0 चार्ज हो जाएगा उस पर भी। फिर हमारे पास 3 क्लोराइड आयन है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो लिख देंगे 3। और एक क्लोरीन आइटम पर, क्लोराइड आयन पर कितना चार्ज होता है? भाई हमारा 1 नेगेटिव यूनिट का चार्ज होता है, ये हमें पता है अपनी फर्स्ट क्लास से। फिर हमारे पास एक क्लोराइड आयन क्या है? आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, फिर हम उसको भी लिख देंगे, एक हो जाएगा -1। और हमने इस पूरे ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है, हमने माना ये पूरा ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इससे ओवरऑल पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। ठीक है बेटा। देन हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू बेटा +4 आ जाएगी, +4 आ जाएगी। अब हम इसको रोमन नंबर में लिख देंगे +4 को, +4 आएगी तो अब इसको 4 लिख देंगे रोमन नंबर में। ठीक है बेटा, हमने एक और एग्जांपल डिस्कस कर लिया, 1 मिनट आप इसे फिर से देख लीजिएगा और हमारी आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें हुआ क्या था भाई, प्लेटिनम था, प्लेटिनम था, अमोनिया 2 मॉलिक्यूल थे, मिथाइल अमीन था और 3 क्लोराइड थे और एक क्लोराइड था। फिर हमने इसका नाम लिख दिया डाई अमीन ट्राई क्लोराइडो मिथाइल अमीन, क्योंकि बेटा क्या है यहाँ पर मिथाइल अमीन है, सिंगल है, तो हम इसके लिए कोई सब्सक्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे। मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड है। फिर बेटा अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, हमारा एग्जांपल क्या है? हमारा यहाँ पर लिखा है पोटेशियम, कोबाल्ट है, देन ईडीटीए लिखा हुआ है। हमने बेटा आपको अपनी सेकंड क्लास में बताया था कि ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए हमारे पास एक हेक्साडेटेड लिगैंड होता है, मतलब इसमें कितने डोनर आइटम होते हैं? इसमें हमारे पास 6 डोनर आइटम होते हैं। इस ये हेक्साडेंटेड लिगैंड होता है, तो इसका नेम क्या होता था? हमने बताया था कि ईडीटीए का नेम क्या होता है? ईडीटीए का नेम होता है, देखिए इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं ईडीटीए। ईडीटीए पर कितना चार्ज होता है? ईडीटीए पर 4 माइनस चार्ज होता है, हमने ये भी बताया था। इसका विद स्ट्रक्चर हमने इसको सेकंड क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे। ईडीटीए होता है, इसका नेम क्या लिखेंगे? इथाइलिन डाईअमीन, डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। तो बेटा हम इसका नेम लिखेंगे, ये हो जाएगा इथाइलिन डाईअमीन। देखिए सबसे पहले हम इसमें किसका नाम लिखेंगे? हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर हम एनायन का नाम लिखेंगे। तो हमारा कैटानिक पार्ट क्या है बेटा? हमारे यहाँ पर कैटानिक पार्ट क्या है? पोटेशियम है, तो सबसे पहले हम बेटा नाम पोटेशियम का लिखेंगे। पोटेशियम, पोटेशियम का नाम लिखेंगे, देन हम स्पेस, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में हम हल्का सा स्पेस देते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस देंगे।
देन हम एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। एनायनिक पार्ट में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एनायनिक पार्ट में हम सबसे पहले अपने लिगैंड का नाम लिखेंगे। हमारा लिगैंड क्या है? ईडीटीए है, जिस पर 4 यूनिट का चार्ज होता है। अब उसका लिखेंगे इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसिटेटो। तो यहाँ पर लिख देंगे इथाइलिन इथाइलिन डाइअमीन। बेटा यहाँ पर एमीन नहीं लिखेंगे बल्कि डाई अमीन लिखेंगे। एमीन हम केवल अमोनिया में यूज करते हैं। डाई अमीन टेट्रा। देखिए हमने यहाँ पर बेटा थोड़ा गैप भी दिया हुआ है कैटायन एनायन के बीच में। टेट्रा टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो। देन हम उसके बाद में बेटा किसका नेम लिखेंगे? हम अपने सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखेंगे। हमने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में ही बताया था जब हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक होगा। भाई यहाँ पर क्या होगा? ये कैटायन है, ये एनायन है, एनायनिक फॉर्म में है। देन हम अपने सेंट्रल मेटल आइटम का नेम जो होगा उसको इंड करेंगे 8 से। तो यहाँ पर क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? हम 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा बेटा। तो एसीटेटो कोबाल्टेट कोबाल्टेट। देन हम इसकी स्मॉल ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी हो जाएगी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की? हम मान लेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? एक्स है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? एक्स है मान लिया हमने सेंट्रल मेटल एटम की। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कोबाल्ट की कितनी है? हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है। और पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? हमें पता है कि पोटेशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक में फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो होता है उन पर मोस्टली वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। देन उस पर 1 यूनिट का कैटायनिक चार्ज होता है। और हमारे पास पोटेशियम पर बेटा कितना चार्ज हो जाएगा? पोटेशियम पर हमारे पास +1 यूनिट का कैटायनिक चार्ज हो जाएगा। देन हम यहाँ पर लिखेंगे +1 लिखेंगे क्योंकि एक ही हमारा पोटेशियम है तो इस पर +1 लिख देंगे। देन प्लस करेंगे। हमने ये एज्यूम किया है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है भाई, क्योंकि हमें उसे फाइंड करना है। हम उसे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, चाहे हम एक्स लिखें, वाई लिखें, समथिंग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स लिख लिया है। देन ईडीटीए है। बेटा ईडीटीए जो होता है, एक ईडीटीए यूनिट पर कितना चार्ज होता है? एक ईडीटीए यूनिट पर हमने लिखा है 4 माइनस का चार्ज होता है। हमने आपको सेकंड क्लास में ही बताया था कि जो भी हमारे पास बेटा लिगैंड है ना, हमें उनके चार्ज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमें उसका चार्ज नहीं पता होगा, फिर जब हम आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे फिर हम तब ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हमें उस पर जो चार्ज है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव है, मतलब 4 यूनिट का निगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? -4 लिख देंगे। हमारा ओवरऑल जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या है भाई? कैटायन एनायन है, लेकिन जो ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। तो कितना चार्ज हो जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा। इसको 0 के इक्वेट कर देंगे। फिर हम इसको बेसिकली यदि सॉल्व करेंगे तो -4 है, -4 और +1 है। तो -4 से +1 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा? हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास -3 बचेगा। देन -3 को यदि हम अपोजिट साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास बेटा हो जाएगा +3। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ पर हम +3 लिख देंगे। देन हमारा ये नाम कंप्लीट हो गया। हमने पहले कैटायन का नाम लिखा, देन हमने एनायन का नाम लिखा। एनायन के नाम में भी हमने सबसे पहले अपने लिगैंड का नाम लिखा। लिगैंड के नाम के बाद हमने सेंट्रल मेटल आइटम का नेम लिखा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन था वो एनायनिक था। देन हमने उसके लिए क्या किया? हमने लिए उससे जो सेंट्रल मेटल आइटम थी उसके नेम को 8 से इंड किया है, ठीक है। देन हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। देन बेटा हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आईयूपीएससी नेमिंग जो है ये समझ में आ रहा होगा। बेटा बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है आईयूपीएससी नेमिंग। बस हमें कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि कोई भी जो हमारा लिगैंड है उसका नेचर क्या है, वो कैटायनिक है कि एनायनिक है। जो हमारा सेंट्रल मेटल है, जो हमारा काउंटर आयन है बेटा, उस पर कितने यूनिट का चार्ज है। बस हमें बेसिक चीजें पता हो, हम आराम से अपना यूपीएससी नेम लिख लेंगे। हम फोर्थ नंबर एग्जाम्पल को अपने डिस्कस करते हैं बेटा।
और नंबर इसका एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास इसमें भी क्या है, हमारे पास इसमें भी जो कैटायनिक पार्ट है वो सिंपल आयन है और जो एनायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। तो हमें यहाँ पर तुरंत ही एक चीज तो पता चल जानी चाहिए थी कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम क्रोमियम है। तो क्रोमियम का यम है, यम को हटा देंगे क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। तो एट से इंड होगा, ये हमें यहाँ पर तुरंत इंफॉर्मेशन मिल गई जैसे हमने इस एग्जाम्पल को देखा। बेटा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आपको हम डिफरेंस बता देंगे कि जैसे ऑक्सीजन गैस होती है तो O2 क्या होता है, O क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड बेटा क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है। आप यकीन मानिए कि अगर ये क्वेश्चन हमारे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ग्रेजुएशन भी कर रहा है और उससे भी पूछा जाए तब भी वो गलती कर सकता है कि हमारा ऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है। तो अभी हम उसको आपको बहुत आसानी से डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास क्रोमियम है, देन क्रोमियम के बाद हमारे पास यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड है, देन यहाँ पर O लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, यहाँ पर O2 है, O2 है, देन अमोनिया है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर O2 है, देन हमारे पास अमोनिया है। देन हम आपको बात करेंगे अभी जो हमने बताया कि क्या होता है। जैसे हमारे पास O2 है, देखो O2 है बेटा हमारे पास, O2 क्या होता है, O2 क्या होता है बेटा, हमारे पास O2 होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस होती है जिसको बेटा हम डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। देन बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड जो होता है उस पर क्या होता है, 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। देन हम इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्साइड कहते हैं। देन हमारे पास बेटा एक होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है सब्सक्रिप्ट में और इस पर 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है। सब्सक्रिप्ट में 2 होगा, 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज होगा। इस आयन को हम बेटा क्या कहते हैं, इस आयन को हम सुपर ऑक्साइड कहेंगे। फिर बेटा हमारे पास एक होता है परऑक्साइड। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम तो सुना ही होगा। तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जो आयन होता है वो O2 माइनस होता है। तो इसको, इसका नाम क्या हमारे पास हो जाएगा, इसका नाम हमारे पास हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो बेसिकली 3 आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में भी पाया जा सकता है और हमारे पास ये ऑक्साइड फॉर्म में पाया जा सकता है और सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, फिर हम इसके नॉमेनक्लेचर की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा यहाँ पर बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास यहाँ पर बेटा, हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, निगेटिव है। तो ठीक है, ये हमारे पास निगेटिव है और हमारे पास जो कैटायन है क्या है, वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो बेटा उसका नेम हम कैसे लिखेंगे, वो पॉजिटिव है तो उसका नेम क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया है कि कभी भी जो हमारे पास काउंटर आयन होता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन को छोड़कर होता है, वो हमारे पास काउंटर आयन होता है। कभी भी उसका हम सब्स्क्रिप्ट नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर डाई पोटेशियम कभी भी नहीं लिखेंगे, हम इसका केवल लिखेंगे पोटेशियम। तो यहाँ पर बेटा क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास साइनाइड है। साइनाइड है तो साइनाइड का नाम साइनाइडो भी लिख सकते हैं या फिर इसका नाम हम साइनो भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे Cn माइनस है बेटा, अब हम इसको इरेज कर दें, 1 मिनट। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, फिर हम इसे इरेज कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम हो गया। देन हमारे पास यहाँ पर एज अ लिगेंड कौन है? साइनाइड है। तो साइनाइड के लिए हम बेटा साइनाइडो भी लिख सकते हैं, Cn माइनस फॉर्म में है, या फिर इसका नेम हम साइनो भी लिख सकते हैं। तो साइनाइडो, या फिर आपको कहीं कहीं किसी बुक पे साइनो भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों नाम लिख सकते हैं, साइनाइडो। देन हमारे पास यहाँ पर क्या है? अमोनिया है। अमोनिया का नेम क्या लिखेंगे? अमोनिया का नेम तो हम एमीन लिखेंगे, ठीक है बेटा। और हमारे पास दूसरा क्या है? ओ, और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये तो जानेंगे कि ये ऑक्साइड है, क्योंकि अभी हमने तीनों आयन को डिस्कस किया था। एक हमारे पास सुपर ऑक्साइड था, एक हमारे पास परऑक्साइड था। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि ये हमारे पास तो ऑक्साइड है, यानी कि O2 माइनस है, O2 माइनस है। देन हमारे पास O2 माइनस है, यानी कि ये ऑक्साइड है, ये हमारे पास ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन है, तो इसका नाम हम ऑक्साइड नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका नाम हमने बताया था जो हमारे पास एनायनिक लिगेंड होते हैं उनका ओ से अंत होता है, उनका जो लिगेंड का जब कभी भी हम नाम लिखते हैं तो उनका नेम तो होता है ओ से। जैसे कि हमने नाइट्राइट में देखा था, नाइट्रेटो हो जाता है, उसी ऑक्साइड का ऑक्साइडो हो जाएगा, तो इसका नाम ऑक्साइडो हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर O2 है, तो आप हमसे पूछेंगे कि ये O2 है तो ये क्या है? कि ऑक्सीजन गैस है, कि सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, परऑक्साइड फॉर्म में है? ये बहुत बेटा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप हमसे पूछेंगे कि ये मास्टर सर ये क्या है? ये यहाँ पर ऑक्साइड है, तो ये हमारे पास ऑक्साइड तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि ऑक्साइड तो ये नहीं होगा, या सुपर ऑक्साइड हो सकता है बेटा, परऑक्साइड हो सकता है, या फिर O2 न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये क्या है? तो बेटा हम एक बार देखेंगे, जो हमारे पास क्रोमियम होता है, इसकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो जनरल ऑक्सीडेशन जो इसकी स्टेट होती है वो +3 होती है। भाई क्रोमियम जब हेक्सा ये एज अ भाई ये क्या है? हमारे पास यहाँ पर 6 लिगेंड लगे हुए हैं, भाई 2 ये 1 है, 2 1 3, देखिए 2 है, ठीक है। यहाँ पर साइनाइड कितने हैं? 2 हैं। ऑक्साइड यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक, हमें ये नहीं पता ये किस फॉर्म में, ये सुपर ऑक्साइड है कि परऑक्साइड है। देन अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 1 2 2 इधर हो गए, और यहाँ पर 2 ये हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो गए भाई? टोटल हमारे पास 6 लिगेंड हो जाएंगे। 2 ऑक्साइड मॉलिक्यूल हैं, 2 अमोनिया, एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, और 2 साइनाइड है, और ये हमें नहीं पता एक मॉलिक्यूल जो है O2 का, ये परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि न्यूट्रल फॉर्म में है। देन हम इसे कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? हमें हमें एक चीज पता है, जो अभी हमने कुछ मिनट पहले डिस्कस किया था, कि जो O2 होता है, ये O2 न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है, डाई ऑक्सीजन, या फिर हमारे पास ये जो O2 माइनस है, ये परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है बेटा, और ये हमारे पास परऑक्साइड फॉर्म में है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पर जो ये O2 है ये किस फॉर्म में है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हमें पता है जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम जब हेक्साडेंटेड एज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब भी एक्ट करता है तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है? +3 होती है। तो यहाँ पर इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बेटा +3 होती है। तो उसी से ही हम डिस्कस करेंगे, उसी से हम फाइंड करेंगे कि ये क्या है। देखो बेटा इसकी जनरल ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो +3 होती है एंड +6 होती है, +3 होती है और +6 होती है। देन हम इसे फाइंड करेंगे कि वो क्या है, इसी से हम इसको बेसिकली फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है बेटा, तो यदि हम देखें, मान लें हम एक बार एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये +3 है, देन हम अगर पोटेशियम पर कितना चार्ज है भाई? पोटेशियम पर 2 यूनिट का प्लस, 1 यूनिट पोटेशियम पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पोटेशियम आयन है तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। देन हम बात करेंगे क्रोमियम की, हमने मान लिया कि यहाँ पर +3 है, ठीक है बेटा। हमने अभी एज्यूम किया है कि या तो ये +3 फॉर्म में होगा या +6 फॉर्म में होगा, क्योंकि ये जब 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है
तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है तो जनरली +3 या +6 होता है। अब कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो कुछ चीज़ें बेटा हमें पता होनी चाहिए। जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें पता हो जाएगा कि वो प्लस किसी की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया हम +2 है, हमने मान लिया कि ये +2 है, क्रोमियम की +3 मान ली, साइनाइड पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। भाई साइनाइड क्या है? साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर 2 हो जाएँगे। दूसरा हमारे पास ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो ऑक्साइड के यहाँ पर ऑक्साइड के बेटा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, एक यूनिट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 यूनिट हो जाएँगी। देन हमने मान लिया है कि यदि हम इसे रुको 1 मिनट हम इसे एज्यूम करेंगे, यदि हम इसको इतने इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2 है, ये +3 है, 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई? +5 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। देन यदि देखिए यदि हम इसको न्यूट्रल मान क्योंकि अमोनिया पर तो यहाँ पर 0 चार्ज है। अब हमें इसको एज्यूम करना है कि ये क्या है? यदि ये हमारा न्यूट्रल हुआ, मान लो ये हमारा न्यूट्रल यदि हुआ है, यदि हम ये हमारा ये ऑक्सीजन गैस हुई है तो इस पर 0 चार्ज हो जाएगा। देन अगर हम अब इसको हमने माना है कि क्रोमियम हमारा +3 है, यदि हम +3 लेकर चल रहे हैं तो इसको क्या होना चाहिए भाई? ओवरऑल यदि हम चार्ज को इक्वेट करें 5 - 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल नहीं हो रहा है। तो हम एक बात तो समझ गए हैं कि जब ये +3 हमने माना है, क्रोमियम +3 में है तो ये डाई ऑक्सीजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो हो ही नहीं सकता है। देन अभी हम बात करेंगे यदि हमारा क्या हो गया, यदि हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। यदि हमारा क्या हो गया, यदि अब हम इसको माने कि हमारे पास ये पेरोक्साइड है, भाई ये हमारे पास क्या है? यदि हम ये माने कि हमारे पास ये पेरोक्साइड है, बेटा जब हम इसको पेरोक्साइड मानेंगे तो इस पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर 2 चार्ज और आ जाएगा। देन ये जब 2 चार्ज और आ जाएगा, देन तब भी यहाँ पर हम 5 - 4 - 2 हो जाएगा तो यहाँ पर -1 आने आ जाएगा। तब भी ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो हमने अभी ये देखा कि अगर ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास पेरोक्साइड हो गया, कि अगर ये पेरोक्साइड हमने ले लिया है तब भी ये ओवरऑल न्यूट्रल नहीं होगा। तो हम लेट अस अज्यूम करते हैं अपना दूसरा केस। जनरली देखो हमारे पास जो यहाँ पर O2 होता है, ये या तो न्यूट्रल फॉर्म में होगा या फिर ये सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड फॉर्म में होगा। सुपर ऑक्साइड फॉर्म के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा बेटा कम होती है। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि क्रोमियम हमारा +6 में पाया जाता है। हमने माना है कि क्रोमियम जो हमारा है वो +6 में पाया जा रहा है। देन हम क्या लिखेंगे? +2 यूनिट हो गया, क्रोमियम +6 हो गया एंड हमारा जो साइनाइड है 2 माइनस हो गया एंड ये ऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इस पे 4 नेगेटिव चार्ज हो गया एंड अब O2 क्या है भाई? ये पूरा 0 के बराबर कब हो सकता है? भाई ये पूरा 0 के बराबर कब? 6 2 8 हुआ है, 2 - 4 - 6 हुआ है, यानी कि ये किसके बराबर आ गया? या अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये कितना हो जाएगा बेटा? +2 आ जाएगा। अब ये +2 जब आया है, ये हमारे यहाँ पर कितना है? ये हमारे पास यहाँ पर +2 आया है। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास न्यूट्रल हुआ तो हमारा ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर यदि हम ऐड कर ले भाई, अमोनिया हमारा न्यूट्रल है, हमें केवल O2 नहीं पता है किस फॉर्म में है। इसमें 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो ये डाई ऑक्सीजन फॉर्म में हो सकता है या फिर हमारे पास ये किसके फॉर्म में हो सकता है? मेनली पेरोक्साइड फॉर्म में होगा, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म होती है वो एज सच लिगैंड की तरह इन जनरल एक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पेरोक्साइड फॉर्म में यदि हो जाएगा तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा, अपने ओवरऑल डिस्कशन पर यदि हम आए, अभी तक आपको नहीं समझ में ये नहीं समझ में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो O2 माइनस है,
बेसिकली हम इसको एक बार याद रखेंगे, जो हमारे पास जो O2 है ये 2 माइनस फॉर्म में पाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पेरोक्साइड कहेंगे। बेटा ये किस फॉर्म में हो जाएगा, पेरोक्साइड हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा पेरोक्साइडो। पेरोक्साइडो हो जाएगा क्योंकि आइड है, तो इसमें आइड से इंड नहीं होगा क्योंकि ये एनायनिक है, लिगैंड है, तो इसका नेम के एंड में ओ आ जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा पेरोक्साइडो। देन अब इसका नेम लिखना स्टार्ट करें यदि हम, तो आप देखेंगे कि पोटेशियम हो गया है। हम कॉम्प्लेक्स आयन का जब नेम लिखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिगैंड का नेम लिखेंगे, तो लिगैंड के नेम में सबसे पहले हमारे पास एमीन आ जाएगा क्योंकि वो ए से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर बेटा एमीन आ जाएगा। हमने कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ, आप भी ऐसे ही लिखेंगे और स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। देन एमीन हो गया। देन उसके बाद हमारे पास साइनाइड है, भाई साइनाइड है, सी से आता है, तो साइनाइड का नेम हो जाएगा, साइनाइड का नेम साइनाइडो हो जाएगा, या फिर इसका नेम हम साइनो लिख सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर साइनाइडो लिखेंगे। कितने मॉलिक्यूल हैं भाई, 2 हैं, क्या हो जाएगा डाई। 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई का यूज करेंगे, तो डाई डाई साइनाइडो साइन डाई साइनाइडो डाई साइनाइडो हो गया। देन हमारे पास इसके बाद क्या है, हमारे पास ये तो ऑक्साइड है, और ये हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड है। भाई ये क्या है, ये ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है। यदि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले बेटा ओ आता है, ओ से ओ आएगा, ओ आता है, देन पी आता है। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका नेम हो जाएगा डाई ऑक्साइड हो, डाई ऑक्साइड हो। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एमीन को हमने लिख दिया, साइनाइड को भी हमने लिख दिया, ऑक्साइड को ऑक्साइडो फॉर्म में लिख दिया। देन अब हमारे पास आ जाएगा पेरोक्साइडो, इसको बेटा हम पेरोक्साइडो, ऑक्साइडो। देन हमारे पास हो जाएगा पेरोक्साइडो, पेरोक्साइडो। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्रोमियम है, जो सेंट्रल मेटल आइटम है, तो क्रोमियम, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो निगेटिव है, तो हम क्रोमियम को क्रोमेट लिखेंगे। क्रोमियम को हम बेटा क्या लिखेंगे, क्रोमियम को हम क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमियम को क्रोमेट लिख देंगे। देन हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो हमें बेटा अभी हमने निकाला था, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था कि O2 क्या किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो हमें पेरोक्साइड फॉर्म में पाया जाएगा। यदि हम अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा, हम जैसे अभी तक प्रीवियस निकालते आए थे, अब यहाँ पर हमें पता है कि ये पेरोक्साइड फॉर्म में पाया जाता है, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये ऑक्साइड फॉर्म में है, इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज और 2 मॉलिक्यूल है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेशियम कितना हो जाएगा भाई, +2 हो जाएगा, क्योंकि एक पोटेशियम पर 1 यूनिट का प्लस चार्ज होता है, 2 पोटेशियम है तो 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। देन क्रोमियम को यदि हम x माने, x हो गया, एंड Cn माइनस है, 2 नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्साइड है, भाई एक ऑक्साइड यूनिट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है एंड 2 ऑक्साइड यूनिट है। देन हमारे पास पेरोक्साइड है, जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, अमोनिया न्यूट्रल होता है। देन यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये क्या हो गया बेटा, ये +2 था, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इक्वल टू +6 आ जाएगा। और क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 ही होती है, तो यहाँ पर क्रोमियम +6 फॉर्म में पाया जाएगा। बेटा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे एक बार फिर से देखिएगा, और हो सकता है फर्स्ट टाइम आप इसे अटेम्प्ट करें तो आपको ये समझ में ना आए, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे याद रखिएगा। फिर हम बेटा अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है Fe है, C5H5 है, 2 है, तो बेटा Fe C5 है, H5 है, तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास होता है बेसिकली साइक्लोपेंटा। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे बेटा हमने पढ़ा हुआ है
ये क्या है? ये हमारे पास है भाई, ये क्या है? ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 2 डबल बॉन्ड है। कैसे डबल बॉन्ड है? तो भाई कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। यदि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब एक H प्लस रिमूव हो गया है, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यदि हम एक पाई बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो जो नेगेटिव चार्ज है, इस पे 2 लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? ये मूव करेंगे, ये भाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, जो हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हमारा बेसिक होता है रेजोनेंस इफेक्ट। उसमें से आया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। फर्स्ट क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। और इसमें क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन है। हमारे पूरे रिंग में कंजुगेशन पाई जा रही है। कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक है, तथा ये मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर भी है। आप हमसे पूछेंगे सर ये प्लेनर कैसे है? तो यहाँ पर क्या है भाई? अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो sp2 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 हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। क्योंकि जो लोन पेयर है वो लोकलाइज नहीं है, बल्कि डीलोकलाइज है। देखो, लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर क्या होता है? क्योंकि किसी आइटम के जो लोन पेयर होते हैं, ये जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएंगे। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें या फिर वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, तो ये डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। ये यदि डीलोकलाइज्ड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी काउंट नहीं होंगे बेटा। तो यहाँ पर sp2 हो जाएगा। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई है? कंप्लीट कंजुगेशन है। देखो, एरोमेटिसिटी हम ये बताना चाह रहे थे कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन भी है। थर्ड हमारे पास कंडीशन होती है कि प्लेनर होना चाहिए। तो हमारा पूरा मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। प्लेनर भी है। हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होती है कि वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब बात बेटा, आप हमसे पूछेंगे कि सर हकल रूल क्या होता है? हमने जब कभी भी एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा, तो हमने हकल रूल को डिस्कस किया। हमने हकल रूल को पढ़ा होगा बेटा। हकल रूल होता है कि इसके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n + 2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे। अगर n की वैल्यू 1 रखें, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हकल रूल को फॉलो करेगा। तो इसमें बेटा देखेंगे 2 2 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये 4 कंडीशन को अगर यदि फॉलो करेगा, तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। तो हमें क्या पता चला? ये जो हमारा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है। ये तो हमारा अलग का पार्ट था, हमने बस डिस्कस कर दिया है। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हैं। इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन है। ये हमारे पास क्या है? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल है। वही इसका नाम हो जाएगा। देन अब हम इसका यूपीएससी यदि नेमिंग लिखेंगे, ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है, इसमें केवल एक ही पार्ट है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है? इसमें केवल एक ही पार्ट है। ठीक है, एक ही पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये नॉन आयनिक फॉर्म में पाया जा रहा है। तो इसका जो नेम हो जाएगा, वो बिल्कुल वन वर्ड में लिखा जाएगा। क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक लिगैंड है, कॉम्प्लेक्स लिगैंड है। तो इसके लिए हम डाई का यूज तो नहीं करेंगे, क्योंकि 2C2H5 है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम इसके लिए बिस का यूज करेंगे। तो हम इसका क्या नेम लिखेंगे? हम लिखेंगे बिस। स्मॉल लेटर में बेटा नेम लिखेंगे इसका हम। सबसे पहले लिगैंड का नेम लिखेंगे। तो बिस, कभी भी जब हम बिस का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो क्या है, ये जो लिगैंड हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये क्या ऑर्गेनिक लिगैंड है। क्योंकि भाई ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन एटम है, ऑर्गेनिक लिगैंड है। तो इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में इसका नेम लिखेंगे साइक्लोपेंटा। साइक्लोपेंटा डाई डाइइनाइल। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन। क्योंकि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है,
ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, नॉन आयनिक फॉर्म में पाया जा रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एज सच आयरन हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी हो जाएगी? हमें पता है, इसको हम याद भी रखेंगे, इसका फार्मूला होता है C5H5 माइनस। यदि हम काउंट करें तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम भी 5 ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया होगा, अभी यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर कितने C5H5 हैं? तो यहाँ पर 2C5H5 यूनिट है, यानी कि 2C5H5 यूनिट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? और भाई क्योंकि यहाँ पर x मान लेंगे, आयरन पर x ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि C5H5 पर 2 यूनिट का, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। C5H5 जो यूनिट हमारे पास बेटा यहाँ पर है, ये 2 यूनिट है, तो 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर +2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 रोमन नंबर में लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया। तो बेटा इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम ये होता है, इसको हम फेरोसिन भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ये तो हमारा हो गया IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम होता है फेरोसिन। बस आप इसे एज सच याद करना चाहें तो याद कर लें, इसका नेम होता है फेरोसिन। आपको ये इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कभी-कभी एग्जाम में ये दे दिया जाएगा कि राइट द IUPAC नेम ऑफ फेरोसिन, तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फेरोसिन क्या होता है। ठीक है बेटा, फिर हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। बेटा हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी है वो भी हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या है भाई? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर लिगेंड हमारे पास क्या है भाई? C6H6 है। आप सभी लोग जानते होंगे कि C6H6 क्या होता है भाई? ये हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल है। बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? बेंजीन इस तरह का होता है, जिसमें कंप्लीट कंजुगेशन होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हमारा एरोमेटिक होता है। तो बेंजीन है, इसका नेम क्या होता है? इसका नेम बेंजीन होता है। ये भी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है। भाई ये क्या होता है? ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? इसका नेम हम क्या लिखेंगे? इसका नेम लिखेंगे बिस। बिस बेंजीन क्रोमियम। बिस बेंजीन क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी यहाँ पर। आप कहेंगे 0 कैसे होगी? बेंजीन हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मान लिया कि हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, बेंजीन पर 0 यूनिट का चार्ज है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस 0 को यहाँ पर हम लिख देंगे। बेसिकली अभी तक हमने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, और बहुत समराइज्ड वे में डिस्कस किए हैं, जिससे आपको, देखिए हम कम एग्जाम्पल पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ें, तो ये मतलब बहुत बेनिफिशियल है। बहुत अच्छे से समझ कर यदि हम एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको हमने जितने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हों। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कुछ हम एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 मिनट बेटा, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ तक आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ आपके एग्जाम्पल्स लाए हुए हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियरली मतलब विजिबल होगा। ये हमारे पास 1 मिनट बेटा। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इसको करने से पहले हम कुछ और एग्ज़ाम्पल लाए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। देखिए, ये हम एक एग्ज़ाम्पल लाए हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, ऐज़ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पहले कंप्लीटली विज़िबल होगा, तो आप इसे एक बार पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? ऐज़ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ऐज़ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। भाई क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट है, देन वाटर मॉलिक्यूल है, 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, देन ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले इसका हमें नाम लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन विजिबल होगा कंप्लीटली। देखिए, हम इसको एक बार पढ़ देते हैं यदि विजिबल नहीं हो। एज पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या है बेटा, कोबाल्ट है, वाटर मॉलिक्यूल है, हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं। देन हमारे पास बेटा अमोनिया मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, अब ये कंप्लीटली विजिबल होगा, ठीक है। देखिए, एज पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट है, 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट में देन हमारे पास Cl3 है। तो सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास 4 एग्जांपल दिए हुए हैं। ये 2012 का जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। किसका पीवाईक्यू है? जेईई जेईई मेंस 2012 में पूछा गया ये पीवाईक्यू है। तो हम इसे देखेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट है, 4 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल है, एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल है। तो इसका नेम लिखने के पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स आयन का नेम फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा कैटायनिक पार्ट है। तो कैटायनिक पार्ट में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? हमारे पास एक एक्वा है, एक एमीन है। तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है।
पहले M आएगा, देन N आएगा, देन O आएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक तो वाटर है, वाटर के लिए हम किसका यूज करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस वाटर के लिए हम एक्वा का यूज करेंगे। एंड हमारे पास दूसरा क्या है, अमोनिया है। अमोनिया के लिए हम किसका यूज करते हैं, जब एज अ लिगैंड एक्ट करते हैं, एमीन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमीन ए तो दोनों का सेम हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट अगर लेटर सेम हो गया है फिर हम सेकंड लेटर पर मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एम है, यहाँ पर क्यों है, तो एम पहले आ जाएगा, यानी कि अमोनिया का नाम पहले लिखा जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन। भाई टेट्राएमीन हो गया। देखिए जब यहाँ पर जैसे आपने टेट्राएमीन लिखा तो आपके जैसे हमें एक अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या, जैसे हमने टेट्राएमीन लिखा तो हमें एक बात पता चल गई कि हमारे पास, सॉरी बेटा सॉरी, जैसे हमने देखो यहाँ पर एक चीज देखी ना, सॉरी हमने यहाँ पर कहा था टेट्राएमीन, यहाँ पर एमीन के केवल दो मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, डाईएमीन हो जाएगा। डाईएमीन हो गया। जैसे डाईएमीन हुआ तो हम दो ऑप्शन को तुरंत कट कर सकते हैं, बचे हमारे पास दो ऑप्शन। देन डाईएमीन के बाद क्या हो जाएगा भाई, टेट्रा एक्वा हो जाएगा। टेट्रा एक्वा हो गया भाई, टेट्रा क्या होगा, टेट्रा एक्वा हो गया। भाई टेट्रा क्या हुआ, टेट्रा एक्वा हो गया। डाईएमीन टेट्रा, डाईएमीन, भाई डाईएमीन लिखा हुआ है, एमीन भी लिखते हैं, अमीन भी कहीं कहीं लिखा में मिल सकता है। डाईएमीन टेट्रा एक्वा। फिर हमारे पास क्या है, टेट्रा एक्वा हो गया है। फिर हमारे पास कोबाल्ट है। फिर हमारे पास क्या है बेटा, कोबाल्ट है। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर नाम हो गया। देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमने लिगेंड का नाम लिख दिया है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोबाल्ट आ जाएगा। कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, जगह छोड़ देंगे, देन हम क्लोराइड आयन लिख देंगे, क्लोराइड आयन लिख देंगे, क्लोराइड आयन लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, डाईएमीन टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट लिख दिया हमने, थोड़ा सा स्पेस दिया, काउंटर आयन का नाम भी लिख दिया हुआ है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बेटा फाइंड करना है। हम लेटर से अज्यूम करेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक्स है। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो 4 हो जाएंगे, 4 इंटू जीरो हो जाएगा। अमोनिया भी न्यूट्रल होता है तो 2 इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस भाई ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा पूरा न्यूट्रल है तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। यानी कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, +3। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोनों में हमारे पास +3 दिया हुआ है। तो बाई मिस्टेक यहाँ पर जो हमारे पास केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक ऑप्शन को सही कर मतलब इस ऑप्शन में केवल क्या दिया हुआ है, शायद ऑप्शन बाई मिस्टेक गलत प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट सेकंड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाईएमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट और फ्लोराइड हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। मैं सॉरी बेटा, एक मिनट एक मिनट। देखिए हम यहाँ पर एक माइन्यूट सा डिफरेंस ये भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर अमीन लिखा हुआ है और यहाँ पर एमीन लिखा हुआ है। हमने बताया था डाई एमीन है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं सही होगा, तो ऑप्शन सी इसलिए नहीं सही होगा बेटा, हमारा सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हमारा डी है। यहाँ पर यदि हम मान ले, हमने मान लिया यहाँ पर ये 3 भी दिया हुआ है, जैसे कि हमने भी, एक मिनट, अब यहाँ पर केवल डिफरेंस ये दिया हुआ है कि यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम दी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि डाई अमीन है, यहाँ अमीन दिया हुआ है, हमें पता है कि हम अमोनिया का नाम किसके लिखते हैं, हम अमोनिया का नाम एमीन लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल है ये जेईई मेंस का हमारे पास क्या था पीवाईक्यू था। ये क्या है पीवाईक्यू है। किसका है जेईई मेंस का ये पीवाईक्यू है। बहुत अच्छा एग्जांपल है तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। इसका क्या करेक्ट इसका हमने अभी देखा कि इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा? इसका सही ऑप्शन था डी हमारे पास। देन देन हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर क्या है? हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आईयूपीएससी नेम ऑफ द पीटी NH3 का होल थ्राइस बीआर सीएल NO2। देन हमारे पास दिया हुआ है, देन हमारे पास क्लोराइड आयन है। तो आईयूपीएससी नेम ऑफ द पीटी है, देन NH3 का 3 मॉलिक्यूल है, एंड हमारे पास बीआर है, क्लोरीन है, NO2 है, सीएल है। इसका भी हम नेम देखेंगे तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे पास यहाँ पर कैटायनिक है, यानी कि सेंट्रल मेटल आइटम का नेम वैसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? देखिए इसमें हमारे पास इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या था? डी था। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या था? हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या था? बी था। देन अब हम मूव करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करेंगे बेटा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है आईयूपीएससी नेम ऑफ पीटी NH3 का होल थ्राइस है, Br है, Cl है, NO2 है, फिर Cl है। फिर हम बेटा यहाँ पर देखेंगे इसका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। तो इसके आईयूपीएससी नेम में बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के लिगेंड है? तो हमारे यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के लिगेंड है? तो हमारे पास एक तो यहाँ पर अमोनिया है, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास 3 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं। 3 अमोनिया मॉलिक्यूल है। इसका नेम क्या हो जाए भाई? 3 हमारे पास क्या है? एमीन हो जाएगा जिनका नेम। अब एमीन है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई एमीन। ट्राई एमीन। देन हमारे पास क्या है? एमीन हो गया। देन हमारे पास ब्रोमाइड है और क्लोराइड है। ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है। ब्रोमीन को हम क्या लिखेंगे बेटा? हम ब्रोमीन को ब्रोमाइडो लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर यदि हम एक चीज देखें, यहाँ पर ब्रोमाइडो ना लिखकर ब्रोमो लिखा हुआ है, तो बेटा हम दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे हम ब्रोमाइडो यूज करें, क्योंकि देखिए जो हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट बुक हम देखेंगे उसमें ब्रोमाइडो लिखा मिलेगा। अगर हम न्यू टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें ब्रोमो भी लिखा मिल सकता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रोमो कर लेंगे बेसिकली।
इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे टेट्राएमीन ब्रोमो टेट्राएमीन ब्रोमो टेट्राएमीन ब्रोमो। देन हमारे पास आ जाएगा सेकंड हो जाएगा क्लोरो 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 है। देन क्लोरो के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, क्लोरो है। क्लोरो के बाद हमारे पास क्या है, नाइट्राइटो है। और नाइट्राइटो में नाइट्राइटो एन हो जाएगा। इसको हम नाइट्रो भी लिख सकते हैं या हम नाइट्राइटो लिखें। देखो नाइट्राइट होता है जब NO2 को हम, अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो इसको हम नाइट्रो भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नाइट्राइटो नाइट्राइटो एन। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रो का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नाइट्रो है, नाइट्रो है, नाइट्रो है एंड नाइट्रो है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। देन हमारे पास ट्राईएमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो। देन हमारे पास हो जाएगा प्लेटिनम प्लेटिनेट बेटा यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायनिक है। यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। देन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, काउंटर आयन लिख देंगे जो हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। क्योंकि ये काउंटर आयन है तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम हम स्पेशल नेम नहीं लिखेंगे, ना तो इसको हम क्लोरो लिखेंगे ना ही हम इसको क्लोराइडो लिखेंगे। जब हमारा एज अ लिगेंड एक्ट करेगा क्लोराइड आयन तो उसको हम क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं। लेकिन जब वो एज अ लिगेंड नहीं एक्ट करेगा तो उसको केवल क्लोराइड लिखेंगे। यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा। यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, यदि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी हो जाएगी, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेंगे कि x है। प्लेटिनम की ऑक्सी देखिए, हम अगर एग्जांपल देखें, यदि हम एलिमिनेट करना चाहें तो हम जिसे अभी तक जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते थे उसी तक फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसमें सभी एग्जांपल में +4 दी हुई है। यदि हम निकालेंगे भी तो +4 ही आएगी। हम जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया है वैसे हम फाइंड कर लेंगे। +4 हो गई है। देन हम देखेंगे कौन सा एग्जांपल हमारे पास सही है। देखेंगे ट्राईएमीन, भाई ट्राईएमीन किसमें किसमें है, तो हमारे पास जितने एग्जांपल है सब में पहले ट्राईएमीन है। देन हमारे पास ये एग्जांपल तो क्या हो गया, ट्राईएमीन, यहाँ नाइट्रो आ गया, ये रॉन्ग हो गया। ये ट्राईएमीन क्लोरो हो गया। अब बचे ये दोनों एग्जांपल, ये दोनों मतलब ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। दो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ब्रोमो है, ब्रोमो के बाद क्लोरो आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। आज हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया है, आज हमने बेसिकली आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का हमारा प्रैक्टिस सेशन था, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं एंड कुछ हमने क्वेश्चन के फॉर्म में देखे कैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को हम यहीं पर हम एंड करते हैं, यहीं पर हम एंड करते हैं। इसका नेम क्या हो गया, इसका जो सही ऑप्शन हो गया है, सही ऑप्शन इसका सी हो गया है। देन बेटा यहीं पर थैंक्स। तो बेटा आज के लिए यहीं तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था, हमने प्रैक्टिस किए हैं एग्जांपल। ठीक है, फिर थैंक यू।